हाथ की लकीरें। मैथमेटिक्स की कॉपियाँ मेरे टेबल पर बिखरी हैं। लंच टाइम हो गया है, थक गई हूँ। बायां हाथ टेबल पर टिकाकर सिर टेक देती हूँ। मेरी निगाह अपनी फैली हथेली पर चली गई। मैंने उंगलियों को तानकर थकान मिटाने की कोशिश की। कलम पकड़े पकड़े जकड़ सी जो गई थी। मेरी निगाहें अपनी हथेली की चंद लकीरों पर टिक गई। सफ़ेद गुलाबी आभा लिए एकदम सुंदर हथेली। जब मैं स्कूल में 10th में पढ़ती थी, क्लास के पीछे इमली के पेड़ हुआ करते थे। हम सबको लालच हो ही जाता था। कच्ची इमली खाते, कच्ची उम्र की खट्टी मीठी बातें करते। सभी सहेलियां वहाँ पर भटकती रहती थी। एक लड़की उनमें से अपने भाई की मदद से थोड़ा पामिस्ट्री का ज्ञान रखती थी। एक दिन दूब पर हम दोनों लेटी थी। मेरी मुट्ठी इमली से भरी थी। वह छीनने लगी। मैंने स्वेच्छा से मुट्ठी खोल दी तो वह इमली लेकर चहक पड़ी, पर उससे भी ज़्यादा उसकी आवाज़ से मैं चहक पड़ी। वह बोली, बाप रे क्या लकीरें हैं, तू बहुत स्वस्थ रहेगी। अब क्या था, सब लड़कियों ने समझा उसे पामिस्ट्री का ज्ञान है और अपनी हथेली की कुंडली पढ़वाने सब की सब बैठ गईं। पर मुझ पर इसका कुछ खास असर नहीं हुआ। भाग्य गाथा सुनते सुनते घंटी की आवाज़ सुनाई पड़ी और हम सब अपने वर्ग में। स्कूल के दिन, कॉलेज की दोपहर कभी न भूलने वाली वो चीज़ें होती हैं जो हमारे साथ समानांतर चलती रहती हैं। यानी सुंदर सपनों के दिन, सुनहली सुनहली रातों और तारों गिनने के दिन, ठहाकों के दिन। काश रुक जाए, पर क्या हुआ। दिन बीत गए। उम्र की 21वीं सीढ़ी पर खड़ी मैं आज याद कर रही हूँ। सच में कही थी वह, 21 घंटे की भी अस्वस्थता मैंने नहीं झेली है। और एकाएक फिर याद आती है सहपाठिन की वो बात भी। और एक कॉलेज के प्रोग्राम के अनुसार हम लोग का टूर कहीं जा रहा था। हमारे सीटों से सटे थोड़ी जगह थी। वहाँ पर एक बुजुर्ग गेरुआधारी महाशय विराजमान थे। टाइम पास के लिए वे हमारे सर और मैडम से बातें कर रहे थे। बातें निकली तो वह पामिस्ट्री टॉपिक पर बात करने लगे। पर हम लड़कियां उन लोगों की बातें सुन रहे थे। हम लोगों को भी दिलचस्पी आने लगी थी। मेरी मैडम भी अब ध्यान देने लगी। उन्होंने उन महाशय को अपना हाथ दिखाया। फिर तो सबने अपने हाथ पसारने शुरू कर दिए। सर बोले, चलिए हम लोगों का तो हो गया, अब हमारी छात्राओं के भी हाथ देख दीजिए। टाइम पास करना था। उन्होंने मुस्कुराकर बारी बारी से सबके हाथ देखे। अब मेरी बारी आई। कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटी तेरे हाथ में तो 4 ही लकीरें हैं और जिंदगी 4 बातों की तो होती नहीं, अनेक बातों से चलती है। हर एक लकीरें एक दूसरे को पूरक सी चलाने वाली होती हैं। ऊपर वाले ने इतनी कम लकीरें दी हैं तुम्हारे हथेली में
बाकी लकीरें तो तुझे खुद बनानी है बेटी। मैं प्रश्न कर बैठी, बताइए मैं कैसे लकीर बनाऊंगी? तो उन्होंने हंसकर कहा, मेरा मतलब है बाकी लकीरें स्वयं निर्माण करो। निर्माण मेरा मतलब है मेहनत और संघर्ष से होता है, ये तो तुम जानती ही हो। जिंदगी में जो नहीं है उसे प्राप्त करने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है, तभी रे लकीरें भी उभरेंगी, मेरा मतलब है बनेंगी। यानी तुम्हारा जीवन बहुत संघर्ष प्रधान होगा। मैं काफ़ी देर तक उनके सामने ही अपनी हथेली को मलती रही कि शायद कोई और लकीर दिखे। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि मैं स्वस्थ रहूंगी। मेरी सहपाठिन झूठी है थी या ये बुजुर्ग, आज सोचती हूँ तो लग रहा है दोनों अपनी जगह सही थे। जीवन के 26 बसंत पार करके आज मैं इन दिनों के उतार चढ़ाव पर निगाह डालती हूँ तो पाती हूँ संपन्न परिवार में जन्म, संपन्न परिवार में शादी, बकौल सहपाठिनी, बकौल बुजुर्ग। मेरे जीवन में कुछ भी नहीं था जो सामान्य लड़की का सपना होता है, अपना होता है। ऊपर से सजा सजाया ही नहीं बल्कि कुछ सौंदर्यपूर्ण मेरी लकीरों की देन थी। वह थी मेरी बेमेल शादी। मैं मरती खपती रही पर मैं ससुराल के संदर्भ का इंद्रधनुषी ख्वाब देखते ही रह गई। मेरी तीसरी लकीर ने मेरी त्रिनेत्र शक्ति को बल दिया था। कब तक मैं जर्जर बेमेल अपमानित अभाव का जीवन जीने की कोशिश करूं या दूसरों को बैसाखी बनाती रहूं? मैं भीतर से टूटने लगी थी। पति का साथ यहाँ मिलना नहीं था। यह नियति है मेरी मानकर मैं किससे फरियाद करती। कागज कलम उठाकर मैं उसी से अपनी पीड़ा बयान करने लगी। यानी मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, अपने पैर पर खड़ी हो गई। यह तीसरी लकीर की देन थी जो मेरे पांव का सहारा बन गई। मैं खुद नौकरी ज्वाइन करने के लिए अपनी ज्वाइनिंग लेटर लेकर अकेले ही समझ लिया कि मैं अब ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ मुझे जो नहीं मिला है सब मिलेगा। महाविद्यालय, प्रिंसिपल, टीचरें, वर्ग की छात्राएं, बहनें बेटियों सी अब लगने लगी थी। सब की सब अपने अपने रोल में मुझे अपनत्व से भरी दिखती। मैं अब किसी की दुल्हन थी तो अपने विषय की, यानी मैथमेटिक्स की। वह मेरे चौथी लकीर की देन है, इससे आगे कुछ नहीं था, न होने की उम्मीद थी, क्योंकि पांचवी लकीर चाहिए थी जो मेरी हथेली से सदा से नदारद था। मैं इसी सब में खुश थी। चलो, चारों लकीरों ने चमत्कार दिखा दिया। अब न कुछ होना है न कुछ होगा, बस मुझे कोल्हू के बैल सा निरंतर इसी में घिसटते जाना है, घिसटते जाना है। और इसी समय मैंने एक अनुभव भी किया कि घिसटते जाना भी कोई कम बड़ी बात नहीं है, इसमें भी एक अनोखा मजा है। सिर टेबल पर टिकाए मैं पिछली बातों को सोचती जा रही थी। दोनों हथेली को मिलाकर गणना कर रही थी। दाहिने हथेली में एक छोटी सी लकीर बन रही है, बाईं हथेली में वही बरसों से दिखती 4 लकीरें।
शरीर से स्वस्थ पर मैं मन से अस्वस्थ हूँ। अचानक न जाने क्या हुआ, गुस्से से भर गई मैं क्या लकीरों की गुलाम हूँ, या ये भगवान हैं कि जो चाहेंगे वही होगा। ये बनेंगी अपने मन से आज तक 4 की 4। क्या जीवन में मेरे लिए 5वीं लकीर बनेगी कभी? लोग कहते हैं संघर्ष से भाग्य बदलता है, पर क्या मैं कम संघर्ष में रही हूँ? फिर ये 5वीं लकीर बनी क्यों नहीं? क्या मुझे कुछ और नहीं चाहिए? ये बनेंगी अपने मन से आज तक 4 की 4। क्या जीवन में 5वीं बनेंगी? लोग कहते हैं संघर्ष से भाग्य बदलता है, पर क्या मैंने कम संघर्ष किया है? फिर 5वीं बनी क्यों नहीं? क्या मुझे कुछ और नहीं चाहिए? यानी लकीर की फकीर जिंदगी, लकीर नहीं तो कुछ भी नहीं। तो चलो यही सही। मैं स्वस्थ रहकर क्या कर ली? सिर्फ कापियाँ घसीटती रही, कलम चलाती रही। क्या जीवन की सार्थकता मात्र इन्हीं में है? इन लकीरों को और बनना होगा। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। उम्र के इस मोड़ पर मुझे सार्थकता आयाम की तलाश है। मुझे 5वीं लकीर चाहिए, उसका फल चाहिए। चाहकर फल भोगती मैं, जीवन बर्बाद नहीं करने वाली। मेज कुर्सी या छात्राएं वर्ग संचालन 1-2 गिनने के लिए नहीं है, मुझे कुछ और भी चाहिए। बुजुर्ग ने ठीक ही कहा था, लकीरें खुद बनानी होगी संघर्ष से। पर अब और कितना संघर्ष करूं, कितना इंतजार करूं? वे स्वयं कब पर मुझ पर मेहरबान होंगी? मैं इसी तरह के विचारों में डूबी, एकाएक दिमाग में चलने लगा। जाने किस मानसिकता से प्रेरित होकर मैं इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खोल दी और उसमें से ब्लेड निकाल लिया। जब तक दर्द की इंतहा नहीं हुई, मैं एक पागल की तरह पराकाष्ठा तक दाहिने हाथ की हथेली पर चीरा लगाती चली गई। पता नहीं कब होश आया मुझे। अपनी हथेली पर अपने हाथों लगाए गए चीरे से बढ़ते टपकते खून से मेरी सारी प्रिंटेड हो गई, मानो फागुन का महीना किसी ने गहरा रंग उड़ेलने के बजाय छींटा मार दिया है। रक्त रंजित हथेली की पीड़ा कम करने के लिए खुद ही डेटॉल लगाकर पट्टी बांध कर मैं रोती रही। न जाने कब शाम ढली और कब रात आई। सुबह जाना था, तैयार हुई, जग गई। भरपूर नींद लेने से हाथ के पीड़ा के बावजूद मन हल्का था। शायद रक्त बहने से आई सुस्ती भी थी। मैं हाथ को बचाते किसी तरह दिनचर्या समाप्त की और कैंटीन में एक कप सूखी ब्रेड के साथ चाय ली और सीधे प्राचार्य के कमरे में दाखिल हुई। अभिवादन के बाद मैं उनसे बोली, सर एक बात कहनी थी। अच्छा कहिए। सर वो टेस्ट वाली कॉपियाँ, वे समझे मैंने देख ली। बोले, अरे वाह, इतनी जल्दी देख ली? मैं बोली, नहीं सर, बात यह है कि अब वो कॉपियाँ मैं नहीं देख पाऊँगी, और अपनी हथेली उनको और बढ़ा दी। सर सब्जी काटते वक्त थोड़ा ज़्यादा कट गया है। उन्होंने पूछा, कुछ लगाया? डॉक्टर, हाँ सर, सब कुछ कर लिया है, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा रेस्ट चाहिए।
तो वे बोले, अच्छा आप मिस्टर अग्रवाल को भेज दें, मैं उन्हें समझा दूंगा, वही बची कॉपियाँ देख लेंगे। मैं उन्हें थैंक्स करती निकल गई। अपना बैग कंधे पर संभालती मैं ऑफिस से बाहर हुई। मैं भला सर के पास रुकती क्यों? उन्हें क्या बताती? मेरे हाथों की लकीरें बड़ी मंद गति से बढ़ती थीं या बढ़ती ही नहीं थी। इसलिए मैंने स्वयं ब्लेड से 8-10 चीरे लगा लिया है और लहूलुहान कर लिया है। ये लकीरें मैंने खुद बना डाली है, अब ये सूखेंगी। चीरे लगाए गए हाथों की लकीरों के रूप में दर्शाएंगी हथेली पे, और अब मेरी हथेली भी लकीरों से भरपूर दिखेंगी। बस।